भारत के साथ दोस्ती की कस्में खाने वाले ट्रंप अचानक बैरी क्यों बन गए? इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जैसे कि रूस से तेल खरीदना, ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं करना, युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप के दावे को भारत द्वारा खारिज करना वगैरह वगैरह। लेकिन ये सभी व्यक्तिगत कारण हैं। अमेरिका दरअसल भारत से दूसरी तरह का खतरा महसूस कर रहा है, जो कि नीतिगत स्तर के हैं। जाहिर सी बात है, भारत जैसे देश से रिश्ते बिगाड़ने का जोखिम ट्रंप ने ऐसे ही नहीं उठा लिया है। इसकी वजूहात बेहद गहरी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अमेरिका यूं ही भारत से अपने रिश्तों में मट्ठा डालने का काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे गहरे आर्थिक कारण मौजूद हैं। भारत की तेज गति से होती हुई आर्थिक प्रगति अमेरिका की ईर्ष्या का कारण बनती जा रही है। अमेरिका कभी भी किसी देश को अपने ऊपर निकलते हुए नहीं देख सकता। अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए अमेरिका ने अतीत में भी कई खेल रचे हैं। अब से कोई 30 साल पहले की बात है, यानी कि 1995, जब भारत ने मुक्त अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कदम ही रखा था। उस समय अमेरिका की जीडीपी 7.7 ट्रिलियन डॉलर थी और जापान की इकोनॉमी थी 5.5 ट्रिलियन डॉलर की। जिस स्पीड से जापान उस समय तरक्की कर रहा था, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हाल ही के कुछ वर्षों में वो अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा और उससे आगे निकल जाएगा। आपको याद होगा कि उस समय भारतीय बाजारों में भी जापानी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की भरमार हुआ करती थी। आकाई, आईवा जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। लेकिन आज हालात क्या है? जापान की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन से भी नीचे आ चुकी है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर को छू रही है। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे था साल 1985 में साइन किया गया प्लाजा अकॉर्ड, जिसको न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में साइन किया गया था। इसके नाम पर इसको प्लाजा अकॉर्ड कहा जाता था। उसके पहले तक जापान की हालत ये थी कि जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का निर्यात कुछ सेक्टर्स में 67% तक पहुंच गया था। जापानी कंपनियां एक भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर पहचानी जाने लगी थीं और अमेरिका सहित पूरी दुनिया के बाजारों में अपना प्रसार करती जा रही थी, फैलती जा रही थी। लेकिन अमेरिका इस खतरे को भांप चुका था। उसने 1985 में अमेरिका ने ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और जापान को साथ बुलाकर डॉलर के अवमूल्यन का प्रस्ताव रखा था, जिसके मुताबिक डॉलर की वैल्यू घटाई जानी थी, जबकि अन्य सभी देश अपनी अपनी मुद्रा का वैल्यू बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, अपनी मुद्रा को मजबूत देखना किसी भी देश की चाहत होती है और जापान भी इसी इमोशनल ट्रैप में फंस गया। 1985 से पहले $1 के मुकाबले जापानी येन जो था वो 285 रुपये का था। मतलब 285 येन, उसकी कीमत 285 थी। लेकिन अगले 3 सालों में येन मजबूत होता चला गया और 120 पर आ गया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि इससे जापान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। उसकी कई बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई, क्योंकि जापानियों के लिए प्रोडक्ट्स आयात करना आसान हो गया था, लेकिन निर्यात करना बेहद मुश्किल। हर जापानी उत्पाद अपनी कीमत में लगभग दोगुना हो गया था। 5-7 साल तक जैसे तैसे विदेशी ग्राहकों ने महंगे जापानी उत्पादों से काम चलाया, क्योंकि वो क्वालिटी में बहुत अच्छे थे। लेकिन 1995 आते आते अमेरिकियों की जेब जवाब दे गई और इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने चीन से अपने रिश्ते मजबूत किए और चीन ने इस मदद से, इस रिश्तों की बदौलत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा लिया और अमेरिकी बाजारों में सप्लाई शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ कि जापानी उत्पादों के विकल्प के तौर पर चीनी उत्पाद बाजार में सस्ती कीमत पर मिलने लगे। यहाँ से जापानी अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हो गई। इसके बाद पिछले 30 वर्षों में जापान की अर्थव्यवस्था ने स्वयं को सिर्फ बनाए रखने में, खुद को मेंटेन रखने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर दी है। वैश्विक इंडेक्स में जापानी अर्थव्यवस्था ने कुछ विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की है। ऐसा नहीं है कि जापान ने साल 1995 में न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में जो प्लाजा अकॉर्ड की जो ऐतिहासिक गलती की थी, उसको सुधारने की कोशिश नहीं की। जापानियों ने पहले साल 1992 में इसको रद्द करवाने की कोशिश की। उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश थे। तब उनके ऑफिस से जवाब दिया गया था कि जर्मनी का एकीकरण हो चुका है, तो जिस पश्चिमी जर्मनी के साथ ये समझौता हुआ था वो देश ही अब नक्शे से गायब है। फिर जापानियों ने अगले राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के ऑफिस को अप्रोच किया, तो वहाँ से जवाब आया कि सोवियत संघ बिखर चुका है और अभी हम नए वर्ल्ड ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक फैसले नहीं ले सकते। इन दो अलग अलग राष्ट्रपतियों के जवाब के बाद जापानियों की समझ में आ गया कि अमेरिका ने उसको अर्थनीति के खेल में बुरी तरह मात दी है।
1995 में जिस चीन ने जापान को रिप्लेस किया था, उससे अमेरिका ने 2018 में पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि वो भी अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में खड़ा हो चुका था। चीनी सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसका हमें फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है, और उसके पीछे महज ट्रंप की सनक ही नहीं है, बल्कि भारत का आत्मनिर्भर होते जाना भी अमेरिका की आंख में चुभने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का शौर्य और उसके सटीक निशानों ने भारतीय हथियारों और उसके जवानों की श्रेष्ठता खुद ही साबित कर दी है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि जो भी देश स्वदेशी बनाता है, उसे अमेरिका अपने वर्चस्व के लिए चुनौती मान लेता है और उन्हें गिराने की साजिश में लग जाता है। इसका एक रूप ट्रंप के टैरिफ के रूप में सामने आया है। लेकिन स्थिति थोड़ी जटिल जरूर है और इसको समझदारी से सुलझाने की जरूरत भी है। अगले महीने यानी 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से भी पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में टैरिफ वार का कोई ना कोई समाधान निकल कर जरूर आएगा, ये हमें उम्मीद है, क्योंकि भारत ने जापान और चीन के हर्ष से सबक ले लिया है और अमेरिकी बाजारों से ज्यादा अपने स्वदेशी बाजार पर फोकस कर रखा है। भारत के भाग्य के सूरज ने अभी चमकना शुरू ही किया है। अभी तो पूरे विश्व के क्षितिज पर भारत को अपनी रोशनी से सब कुछ चकाचौंध करना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।